हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने रसायन विज्ञान के अंतर्गत 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है। उसमें से पहले लेसन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उनको हल करके आपको बताया था, समझाया था। आज हम लोग दूसरे लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न किया है, हम लोगों ने तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। उसी पे आधारित एक प्रश्न किया है कि निम्न को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। ये कुछ पदार्थों के नाम यहाँ पे दे रखा है और इन पदार्थों को आपको इसमें से कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है उसमें वर्गीकृत करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 3 कॉलम इसका बना लीजिए। कैसे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, 3 कॉलम ने बना लिया। अब इसमें देखते हैं कौन तत्व है, कौन यौगिक, कौन मिश्रण है। सबसे पहले दिया है सोडियम। बच्चों, मैंने पीछे जब तत्व पढ़ाया था तो आपको बताया था कुछ तत्वों के नाम और उसमें मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण धातु बताया था, सोडियम। मैंने कहा था ये सोडियम धातु है, जिसको पानी में डालते हैं तो बड़ी तेजी से क्रिया करता है, उसमें से ऊष्मा वगैरह निकलती है। तो ये सोडियम क्या है? एक धातु है। और धातु क्या होता है? तत्व होता है, क्योंकि तत्वों को ही 2 भागों में बांटा गया था, धातु और अधातु। तो सोडियम जो पहला दे रखा है ये आपका हो जाएगा तत्व, सोडियम। इसका संकेत होता है Na। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दिया है मिट्टी। मिट्टी क्या है बच्चों? सब लोग देखे होंगे मिट्टी को। उसमें बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है और भी बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है, जिनका की कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो जब ढेर सारे पदार्थ आपस में मिले और उनका कोई निश्चित अनुपात न हो तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? मिश्रण। तो मिट्टी किस वाले श्रेणी में जाएगा? मिश्रण की श्रेणी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी का घोल। जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है? चीनी पानी का सॉल्यूशन, विलयन बन जाता है, इसको शरबत कहते हैं। और जितने भी विलयन होते हैं सभी के सभी समांगी मिश्रण होते हैं। तो ये विलयन भी किसमें जाएगा? चीनी का घोल किसमें जाएगा? मिश्रण की श्रेणी में जाएगा। चीनी का घोल ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट दिया है चांदी। सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, बच्चों ये सभी के सभी धातु होते हैं। और अभी मैंने बताया धातु जो होती है वो किस श्रेणी में आती है? तत्व, क्योंकि सभी धातु में एक प्रकार के तत्व होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा चांदी किसमें? तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। इसका संकेत होता है Ag। इसके बाद अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम से ही लग रहा है कि इसमें कई सारे तत्व हैं और जब ढेर सारे तत्व एक साथ आते हैं बच्चों तो हम उसको बोलते हैं यौगिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें आ जाएगा? यौगिक की श्रेणी में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। इस पे आप ध्यान देंगे। इसके बाद है टीन। टीन जो होता है बच्चों ये भी एक प्रकार का मेटल होता है, अर्थात धातु होता है। और मैंने कहा कि जब भी कोई धातु या धातु तो किस श्रेणी में आएगा? तत्व की श्रेणी में आएगा। तो ये भी आपका आ जाएगा तत्व। इसका संकेत होता है Sn। ठीक है। इसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन ये भी एक तत्व है। सिलिकॉन भी क्या है? एक तत्व है। Si। संकेत इसका क्या होता है? Si। इसके बाद है कोयला। बच्चों वैसे तो कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, लेकिन उस कार्बन के अलावा उसमें और कई सारी अशुद्धियां भी होती हैं। तो उन अशुद्धियों के उस कार्बन के साथ मिक्स होने की वजह से ये एक प्रकार का मिश्रण हो जाता है। तो कोयला किसकी श्रेणी में आएगा? मिश्रण की श्रेणी में आएगा। इसके बाद अगला है वायु। आपको पता है कि वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। तो ऐसे ही पता चल रहा आपको मिश्रण है, क्योंकि वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें, धूल मिट्टी के कण, जलवाष्प, ये सभी चीजें मिलती है तो वायु बनता है। तो वायु एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है साबुन। साबुन जो होता है बच्चों
वो वसी अम्ल की क्रिया जब हम लोग क्षार से कराते हैं, NaOH या KOH इस प्रकार के क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है। और याद करिए अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो साबुन जो होगा एक प्रकार का लवण, वसी अम्लों का लवण होता है। और लवण मैंने कहा कि क्या होता है? यौगिक होता है। तो साबुन यौगिक वाले श्रेणी में जाएगा। इसके बाद अगला है मीथेन। मीथेन जिसका कि सूत्र होता है CH4, अतः ये भी एक यौगिक होता है। ठीक है, इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जैसे ये भी है निश्चित अनुपात, 1:4 के अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा। और निश्चित अनुपात में जब पदार्थों को मिलाने से कोई पदार्थ बनता है तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं यौगिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किस श्रेणी में आएगा? यौगिक की श्रेणी में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2। इसके बाद अगला है रक्त। रक्त जब पढ़ते होंगे, कहीं पढ़े होंगे तो बताया जाता है बच्चों कि रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। समझे बात आ रही है? कोलाइडी विलयन होता है। और कोलाइडी विलयन हो या विलयन हो, सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे? मिश्रण की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि रक्त में जल होता है। उसके अलावा उसमें कुछ जीवित कोशिकाएं होती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। तो सारे पदार्थ जब उसमें मिलते हैं तो रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त भी किस श्रेणी में आएगा? मिश्रण की श्रेणी में आएगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, मैंने सबके बारे में बताया भी आपको कि क्यों इसको तत्व कहेंगे, क्यों यौगिक कहेंगे, क्यों मिश्रण कहेंगे, और इनको वर्गीकृत भी किया गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एक सवाल दे रखा है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या ले रहा है? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। बच्चों, इस प्रश्न में एक विलयन बनाना है। क्या बना रहा है? विलयन। और इस विलयन में आपको पीछे मैंने बताया था, विलयन में दो चीज होता है, विलेय और विलायक। समझ में बात आ रही है? तो जरा इस प्रश्न से देखा जाए कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, और उन दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। तो देखिए जरा, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, किसको? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को किसमें घोला गया है? 100 ग्राम जल में। मैंने क्या कहा था कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय का काम करता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है बच्चों वो विलायक का काम करता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक। तो 36 ग्राम इसकी मात्रा है और 100 ग्राम जल में पानी में इसको घोला जा रहा है। तो आप बताइए इसमें विलेय कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। और जल यहाँ पे किसका काम करेगा? विलायक का। और दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? विलयन। तो पूछ क्या रहा है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। याद करिए, मैंने पीछे 3 या 4 आपको फार्मूला बताए थे सांद्रता को ज्ञात करने का। उसमें मैंने एक बताया था भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। उसमें क्या मैंने कहा था कि जब विलेय और विलायक या विलयन दोनों की मात्रा जब ग्राम में दिया हो तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। और मैंने क्या कहा था कि द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। मैंने याद करिए, मैंने कहा था कि नीचे हमेशा विलयन की मात्रा लेंगे और ऊपर हमेशा विलेय की मात्रा लेंगे, और चूंकि प्रतिशत निकालना था तो उस पूरे में 100 से गुणा कर देंगे। तो सूत्र क्या बना था? सूत्र बना था विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान
विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। ये आपको फार्मूला मैंने पीछे बताया था। इसी फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि विलेय की मात्रा कितना दिया है। मैंने अभी कहा था पहले विलेय को पहचानेंगे। तो विलेय की मात्रा इसने दिया है 36 ग्राम। कितना दे रखा है, मैं इधर लिखता हूं। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 36 ग्राम। ठीक है। और दूसरा हमको चाहिए विलयन का द्रव्यमान। तो इसमें विलयन का द्रव्यमान तो कहीं दिया नहीं है। तो याद करिए कि जब विलेय और विलायक को दोनों को मिलाते हैं तभी तो विलयन बनता है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो दोनों को जोड़ देंगे। विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम। तो हो जाएगा 36 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 ग्राम। तो बराबर हो जाएगा 136 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया, 136 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 36 ग्राम। तो अब इस फार्मूला में रख दीजिए। रखेंगे कैसे, विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम बटा 136 ग्राम और गुणे कितने से गुणा कर देना है, इसमें 100 से गुणा कर देना है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 26.4% आएगा। समझ में आ गया सबको। तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे हल करोगे। क्या करना है, विशेष को एक बार बताता हूं कि पहले चेक करो कि मात्रा किस रूप में दिया है। दोनों मात्रा यदि ग्राम में दिया है तो इस फार्मूले का प्रयोग करोगे और ऊपर विलेय का द्रव्यमान नीचे लिखोगे, नीचे विलयन का द्रव्यमान लिखोगे। विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो विलेय और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ दोगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे हल करोगे। चलो एक प्रश्न नीचे दे रखा है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल भी कहते हैं मिट्टी के तेल को, तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी में अल्कोहल मिला देते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पेट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में घुलनशील है के मिश्रण को दोनों को मिला दिया गया है। तो कह रहा है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, अर्थात पेट्रोल और मिट्टी को आपस में मिला दिया गया है और कह रहा है कि उसमें से पेट्रोल को अलग करो और मिट्टी को अलग करो। तो इस प्रकार के बच्चों मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग मिश्रणों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। समझ में बात आ रही। इसमें आपको एक कह सकते हैं हिंट दिया है कि इन दोनों पेट्रोल और मिट्टी के तेल के बीच जो क्वथनांक का अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो याद करके रखिए आप कि ऐसे दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, खास करके जो द्रव की अवस्था में, और उनको आपस में यदि मिला दिया जाए और उनके बीच, उनके क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस का यदि अंतर हो तो उनको हमको अलग करना हो। जैसे मैंने कहा कि चाहे पेट्रोल और मिट्टी का तेल हो, चाहे अल्कोहल हो और जल, उनको अलग करना हो तो हम लोग जो विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों, उस विधि का नाम है आसवन विधि। कौन सी विधि है, आसवन विधि। याद रखिएगा, दो द्रव पदार्थ यदि आपस में मिले हों, उनको अलग करना हो तो मिश्रणों को पृथक करने की जो विधि है कौन सी लगाएंगे, आसवन विधि। शर्त ये है कि उन दोनों के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होना चाहिए। आसवन विधि क्या है, इन दोनों के मिश्रण को गर्म कर देंगे। समझ में बात आ रही है। मान लो एक का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो होगा क्या कि 80 डिग्री सेल्सियस वाला पहले वाष्प बन के निकलने लगेगा और शेष जो रहेगा वो उसी बर्तन में रह जाएगा। तो एक जो है भाप बन के निकल के उसको इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे और दूसरा हमारा इस बर्तन में रह जाएगा। इस प्रकार से आसवन विधि द्वारा हम पेट्रोल और मिट्टी मिश्रण में से पेट्रोल और मिट्टी के तेल को अलग कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस एल्कोहल और जल को जब मिले रहेंगे, उनको अलग करना हो तो सेम यही आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं।
तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए, फिर कुछ और प्रश्नों को भी देखते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। दिया निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को वर्गीकृत कीजिए। मैंने पीछे भी आपको बताया था बच्चों, जब यौगिक वगैरह पढ़ा रहे थे, कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई नया पदार्थ न बनना, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है नए पदार्थ का निर्माण होना। तो उसी को बेस मान के प्रश्नों का हल करोगे। भौतिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, भौतिक अवस्था, इन सब में परिवर्तन होता है। कोई वस्तु बड़ी है छोटी हो जाएगी तो भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, जबकि रासायनिक पदार्थ में नए पदार्थों का निर्माण होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। पहला है पेड़ों का काटना। पेड़ को आप काटेंगे, बड़ा था छोटा हो जाएगा, लेकिन जो पेड़ था, लकड़ी जो थी, वो लकड़ी किसी और रूप में तो बदल नहीं जाएगी, इसलिए कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है। तो पेड़ों का काटना किस प्रकार का परिवर्तन हो गया बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मक्खन जो होता है वो अर्धठोस अवस्था में होता है, और उसको बर्तन में रख के थोड़ा सा गर्म करेंगे, पिघल जाएगा, और थोड़ी देर बाद फिर ठंडा करेंगे, फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है। मक्खन का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये सभी की सभी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद अलमारी में जंग लगना। बच्चों, चाहे अलमारी हो और चाहे लोहे या इस तरह की वस्तुओं से बनी कोई भी वस्तु हो, यदि उसमें जंग लग रहा है तो जंग का लगना है वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन में आता है। जंग का लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि जंग में लोहा होता है, और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो लोहे के ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात यौगिक में बदल जाता है। पहले वो तत्व होता है, यौगिक में बदल जाता है, और तत्व से यौगिक का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ में आया सबको? अगला है जल। जल का उबलकर वाष्प में बनना। पानी है, उसको गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो भाप में बदलने लगेगा। अब ये बताइए, कोई नया पदार्थ बना? सिर्फ उसकी अवस्था परिवर्तित हुई। पहले द्रव में था, अभी गैस में बदल गया, और फिर उस गैस को ठंडा कर देंगे, पुनः जल में बदल जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो पानी का वाष्प में बनना कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना। ठीक है, पानी है, उसमें जल पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ कि पानी जो होता है उसका सूत्र होता है H2O, और ये क्या है? एक यौगिक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व हैं। तो यौगिक जब तत्व में बदलेगा, पानी का गुण कुछ और होता है, हाइड्रोजन का गुण कुछ और होता है, ऑक्सीजन का गुण कुछ और होता है। इसका मतलब कि पानी नए पदार्थों में बदल जा रहा है, नए पदार्थों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जा रहा है। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं जल में साधारण नमक का घुलना। नमक को पानी में घोल देंगे, विलयन बन जाएगा, और विलयन का मतलब मिश्रण। तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। उसमें नमक जो था बाहर से मिलाए थे, यदि उस पानी को गर्म करेंगे, पानी उसमें से निकल जाएगा और नमक हमारा उसी गिलास में मिल जाएगा। तो कोई परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, मिश्रण का विलयन का बनना भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना। फल होते हैं बड़े बड़े, उनको काट के छोटा छोटा कर दिए, सलाद बन गया। तो क्या उसके नए पदार्थ का निर्माण हो गया? आपने सलाद के रूप में ककड़ी तो काटा तो खीरा बन गया? नहीं, वो ककड़ी पहले भी था, अभी ककड़ी है। तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और लास्ट दिया लकड़ी और कागज का जलना। बच्चों, किसी भी पदार्थ को, लकड़ी और कागज नहीं, किसी भी पदार्थ को जब हम लोग जलाते हैं तो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जंग का लगना, किसी वस्तु का जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको जितने भी 3 या 4 प्रश्न बताए गए होंगे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ।